नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे छोटे भाइयों। आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस शाह मेडिकल सेंटर आगरा पे। इससे पहले एसएससीजीडी मेडिकल के लिए 2 वीडियो हमने डाली है। एक वीडियो आई के लिए है और एक डेंटल के लिए है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप ये सारी वीडियोज़ इसलिए देखिएगा, अगर आपने अभी तक मेडिकल नहीं कराया और आपको डाउट है कि आप मेडिकल फिट है या नहीं है, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, या आप अपने आप को मानते हैं कि आप फिट हैं, बट फिर भी आप इस वीडियोस को देखिएगा। हो सकता है कि इन वीडियोस के बाद कोई ऐसा पॉइंट आपको निकले जो आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो और आप उसे क्लियर करा सके। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ईएनटी के ऊपर, आंख नाक गले के ऊपर। ठीक है, तो आंख नाक गले में एसएससी जीडी में क्या क्या पॉइंट जो है हमें मिल सकते हैं और कैसे उन पॉइंटों से बचा जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन के ऐसे पॉइंट हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे फिर से एक बार दोस्तों बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं हमें, बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके बाद भी हम धीरे धीरे जो है सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हम कैरी एंगल, नॉकनीज वगैरह इन सब के बारे में, वेरिकोज वेन, हाइड्रोसील, वेरिकोसील और आपके एक्सटर्नल हेमरोइड पाइल्स वगैरह सब के बारे में हम वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं टाइम रहते, या किन किन चीजों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले ईएनटी के ऊपर। ईएनटी का मतलब क्या होता है? आईज नोज थ्रोट। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर मेरी नाक में तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएनएस का पॉइंट तो मुझे नहीं है, या कान को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं है। ठीक है, तो आज बहुत सारे डाउट इस वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा और मैं आपको शायद बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे लेकर आपको शायद शायद थोड़ा सा डर लगे और आप उन चीजों को चेक करा सकें। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं मेरे भाई नाक के ऊपर। आप लोगों को प्रॉब्लम होती है डीएनएस को लेकर। ठीक है, कि सर डीएनएस होता क्या है? डेविएटेड नेजल सेप्टम जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। अब क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत से बच्चों को लगता है कि अरे कहीं मेरी नाक टेढ़ी तो नहीं है, या आपको जो है हाइपरट्रॉफीज को लेकर दिक्कत होती है, नाक में जो हल्का सा मांस बढ़ा हुआ होता है, तो आपको लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनएस में हमें अनफिट क्यों किया जाता है। अगर हमारी नेजल सेप्टम एक तरफ से टेढ़ी है, तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इनिशियल स्टेज में अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं और आपकी नाक बंद होती है, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो है डीएनएस में आपको अनफिट किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, डीएनएस 3 प्रकार की होती है, एक माइल्ड, एक मॉडरेट, एक ग्रॉस। ठीक है, तो अगर आप किसी को माइल्ड डीएनएस इन द सेंस हल्का फुल्का नाक अगर टेढ़ा है आपका अंदर से, तो जो है आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। बट अब ये आप नाक चेक कैसे करेंगे? आप बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे नाक का फोटो खींच के भेज देते हैं, तो यहाँ से नेजल सेप्टम नहीं दिखता है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग की जो हड्डी यहाँ पर होती है बिल्कुल कॉर्नर पे, अगर वो आपको हल्की सी टेढ़ी लग रही है, तो वो नेजल सेप्टम का पार्ट ना होकर वो कॉर्डियल होता है आपका, और वो अगर हल्का सा बाहर निकला हुआ है तो उसमें कोई पॉइंट नहीं देते हैं। ओवरऑल सेप्टम जो है वो आपकी सीधी होनी चाहिए। आपके दोनों नेजल एयरवेज जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आपको जो है नहीं आनी चाहिए। तो आप इस चीज का पता कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आप अपना जो है सीटी स्कैन जो है करा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी नेजल सेप्टम माइल्ड है, मॉडरेट है या ग्रॉस है। या दूसरा सबसे बेस्ट वे, आप एक एक्सरे भी करा सकते हैं। अगर एक्सरे में आपको वो नेजल सेप्टम टेढ़ा दिखा रहा है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, डॉक्टर्स तो क्या है कि नेजल सेप्टम एक्सरे देखकर ही आपको बता देंगे या टेढ़ा है या वैसे। बट अगर आपको लग रहा है और आपके एक्सरे में नेजल सेप्टम टेढ़ा आ रहा है, तो आप फिर आप उसका सीटी स्कैन अपने नाक का करा सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी नेजल सेप्टम टेढ़ी है या नहीं है, या माइल्ड है, मॉडरेट है या ग्रॉस है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि नेजल सेप्टम क्या होता है दोस्तों? हमारे नाक की हड्डी होती है, बीच की नाक की हड्डी, जो हमारी नाक को 2 तरफ से डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, राइट और लेफ्ट तरफ से जो है डिवाइड कर रही होती है। तो ये जो है नेजल सेप्टम हमारी इस तरीके से होती है। ये जो हड्डी होती है, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऊपर वाली जो हड्डी होती है, ये नेजल सेप्टम नहीं होती है। नेजल सेप्टम होती है अंदर वाली हड्डी। ठीक है, तो अगर किसी की ये वाली हड्डी टेढ़ी है और नेजल सेप्टम ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा ऊपर से आपकी नाक अगर हल्की फुल्की टेढ़ी दिख रही है। अब आते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम आपकी अंदर से जो है एकदम सीधी होती है ऐसे, और हल्का फुल्का अगर उसमें कर्व है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर आपकी नेजल सेप्टम टेढ़ी है इस तरीके से, ठीक है, या वो तो लेफ्ट साइड में टेढ़ी है या राइट साइड में टेढ़ी है, तो आपको जो है पॉइंट मिल सकता है डीएनएस का। ठीक है, इस तरीके से जो है
नेजल सेप्टम हमारी होती है। अगर वो इस तरीके से टेढ़ी हो गई है तो आपको प्रॉब्लम होती है। अब नेजल सेप्टम में भी अलग अलग टाइप के, जैसे नॉर्मल नेजल सेप्टम टेढ़ी है या एस टाइप टेढ़ी है दोनों तरफ से अंदर से, वो एक अलग प्रोसीजर है, वो बहुत डीप हो जाएगा, तो वो मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, अगर हमारी बीच वाली अगर नाक की हड्डी जो हमारी दोनों नाकों को डिवाइड कर रही है, अगर वो टेढ़ी है, चाहे वो राइट साइड में है चाहे वो लेफ्ट साइड में, तो वो डीएनएस का पॉइंट आपको होता है। ठीक है, अब डीएनएस का पॉइंट अगर आप में से किसी को है तो क्या किया जाए? ठीक है, तो देखिए इसका दो तरीके से ऑपरेशन होता है, एक टाके वाला ऑपरेशन होता है, एक बिना टाके वाला ऑपरेशन होता है। ठीक है, टाके वाला भी ऑपरेशन आप करा देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम में टाके वाले में भी आप फिट हो सकते हो, वरना सबसे बेस्ट रहता है आप बिना टाके वाला ऑपरेशन कराइए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिना वाले टाके वाला जो ऑपरेशन होता है नेजल सेप्टम का, 7 से 8 दिन में वो ठीक हो जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 7 से 8 दिन बाद इवन आप अपना फिजिकल भी कर सकते हैं, ऐसा जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो है नेजल सेप्टम होती है। आप अपनी नाक ऐसे टेढ़ी करके उठाकर और ऐसे करके देखेंगे तो आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि आप अब जब उठाकर शीशे में देखेंगे तो आपको जो है आपके नेजल पॉलिप्स दिखने लगेंगे। ठीक है, ये मास्क टाइप का दिखने लगेगा, और जिससे आपको क्या लगेगा कि आपकी जो है नाक की हड्डी टेढ़ी है या आपकी नाक में मास्क भरा हुआ है, पर इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, दूसरा एसएससी जीडी में जो आपको नाक में जो पॉइंट मिल सकता है, वो होता है जब आपके नेजल पॉलिप स्वेल कर जाते हैं। हाइपरट्रॉफीज नहीं, नेजल पॉलिप्स अगर आपके स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, जिससे आपकी एक तरफ की नाक बिल्कुल बंद दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से नाक में बहुत ज्यादा मांस बढ़ गया है, तो इस तरीके से वो बंद दिखने लगेगी, और इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आप अपना ऑपरेशन करा के जाएं। इसमें भी आपको नेजल पॉलिप्स में पॉइंट मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप नेजल पॉलिप्स जो है अगर इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपको दिखने लगेंगे। अगर शिकायत लग रही है आपको कि हो सकता है कि आपको नेजल पॉलिप्स की शिकायत है, तो आप ऑब्वियसली अपने आसपास किसी भी नाक कान गले के डॉक्टर को जाकर दिखाइए, और वो बोलता है कि हाँ नेजल पॉलिप्स की शिकायत है, तो आप इसे ऑपरेट करा के ठीक करा के, अगर दवाइयों से ठीक हो रहा है तो दवाइयों से ठीक करा दें, और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, ऑपरेशन होना है, तो आप उसका ऑपरेशन कराकर उसे ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, नेजल सेप्टम जो होता है वो अंदर वाला होता है, ऊपर से नाक की हड्डी हल्की फुल्की टेढ़ी दिख रही है, उससे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि कोई स्केल लीजिए, नाक के नीचे रखिए और तेजी से सांस छोड़िए। अगर दोनों तरफ बराबर आपके वेपर्स आ रहे हैं और बराबर ओस टाइप की अगर जम रही है तो फिर ठीक है, नहीं हो रही है किसी साइड ज्यादा किसी साइड कम है, तो फिर आप एक बार अपनी नाक जो है वो दिखवा लीजिएगा। उसके बाद आते हैं परफोरेटेड टीएम। परफोरेटेड टीएम क्या होता है? कान के पर्दे में छेद होना। ठीक है, परफोरेटेड टीएम क्या होता है? कान के पर्दे में छेद होना, परफोरेशन हो जाना। कान के पर्दे में छेद अगर आपको है, आपका कान बह रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, बच्चों की क्या होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में हमारा कान जो है वो बहता था, बट हमने क्या किया, दवाई ले ली, और दवाई की वजह से क्या हुआ, कान बहना बंद हो गया, तो आपको लगता है कि कान ठीक हो गया। तो आप में से किसी भी बच्चे का अगर कान बचपन में बहता था और वो दवाई लेने के बाद ठीक हो गया, ये भी है कि हो सकता है कि दवाई से आपका कवर हो गया हो, बट एक बार प्लीज दिखा लेना, कि कभी कभी क्या होता है, कान बहना बंद हो जाता है बट परफोरेशन वहीं के वहीं रह जाता है, कान के पर्दे में छेद वहीं के वहीं होता है। तो आप एक बार दिखवा लीजिएगा उसको, अगर आपके कान के पर्दे में छेद हुआ तो आपको 100% वो मेडिकल अनफिट कर देंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब कान के पर्दे में छेद पुराना भी हो सकता है, बचपन से कान बह रहा है वो भी, या कभी चोट वगैरह लगने की वजह से भी जो है हो जाता है, जिसमें उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, CSO MESO, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो चाहे आपका पुराना है चाहे नया है, अगर कान के पर्दे में छेद आपके दिखा तो जो है आपको पॉइंट मिलेगा परफोरेटेड टीएम का। ठीक है, या टीएम परफोरेशन कहते। ये जो है ये हमारे नॉर्मल कान का पर्दा है, एकदम हमारा जब कान का पर्दा आप देखेंगे नॉर्मल दिखेगा, जब लाइट पड़ती है तो कोन ऑफ लाइट बनती है, तो अगर कोन ऑफ लाइट बन रही है, पर्दा हेल्थी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नॉर्मल कान का पर्दा हमारा ऐसा दिखाई देता है, बट जब कान में परफोरेशन हो जाता है, कान के पर्दे में छेद होता है, तो ये जो है वो कान के पर्दे में इस तरीके से छेद होता है, ये एक्टिव है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये गीला है कान का पर्दा, कान बहता है, ये पस टाइप का है, तो ये एक्टिव कान का पर्दा है, और ये पुराना रहा होगा तभी ये इतना ज्यादा बह रहा है। ठीक है, तो ये कान का पर्दा जो है अगर एक्टिव है, कान बह रहा है अभी भी, कभी कभी बहता है, महीने 2 महीने में कभी बहता है, तो भी आपके कान के पर्दे में छेद हो सकता है। वो अपने आसपास किसी भी नाक कान गले के डॉक्टर को आप जाकर दिखा लें। अगर कान के पर्दे में छेद हुआ आपको, तो आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आप दिखवा लीजिएगा, कान के पर्दे में छेद है
कभी कभी हमें इस तरीके से कान एकदम सूखा हुआ रहता है, बट कान के पर्दे में ऐसे छेद देखने को जो है मिलता है कान के पर्दे में। तो इस तरीके का भी अगर आपके कान के पर्दे का छेद है, आपने दवाई ली है बट कान बहना बंद हो गया, छेद वहीं के वहीं है, तो अनफिट हो जाता है। एक जो ट्रॉमेटिक होता है जिसे हम एयरस्वर्म बोलते हैं, जो रिसेंटली अभी चोट वोट जैसे हो जाता है, ये ऐसे करके टीयर हो जाता है, फट जाता है कान का पर्दा। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। अपना कान का पर्दा आप दिखवा लीजिए। अगर कान के पर्दे में छेद है, अगर वो दवाइयों से ठीक हो सकता है तो डॉक्टर से दवाई स्टार्ट कराइए, नहीं ठीक हो सकता है जो भी उसका प्रोसीजर है ऑपरेशन वगैरह उसे स्टार्ट कराइए। ऑपरेशन भी दो तरीके से होते हैं, एक एंडोस्कोपिक होता है, एक नॉर्मल होता है, कान के पीछे काट के। आप दोनों में से कोई भी करवा सकते हैं। कोई भी किसी भी ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना ऑपरेशन टाके वाला भी करवा सकते हैं। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है एसएससीजीडी में आपको जो है नॉर्मल बिना टांके वाला ऑपरेशन की जरूरत है या ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बस मेरा कहना यह है कि अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, कान महीने 2 महीने में एक आध बार बहता है या सिर्फ सर्दी जुकाम होता है तभी बहता है, तो आप अपना कान चेक करवा लीजिएगा। कान के पर्दे में छेद होना नॉर्मल सी चीज है, तो दिखा दीजिएगा। अगर छेद होगा तो आपका फिट होना है जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद आते हैं स्क्लेरोसिस पैच। स्क्लेरोसिस पैच क्या होता है मेरे भाई? कान के पर्दे में सफेद धब्बा हो जाता है, और ये पॉइंट बहुत इजीली बच्चों को देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं, टीएम स्क्लेरोसिस टिम्पेनिक स्क्लेरोसिस पैच जो होता है उसमें क्या होता है कि सफेद धब्बा आपके कान में बन गया। अब उसका रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये कैल्शियम डिपोजिशन कान के पर्दे पर हो जाता है, जो पर्दे की लेयर होती है उस पर। अब कान के पर्दे में अगर सफेद धब्बा है तो वो बचपन में आपका कान बहता था पर वो हील कर गया, तो हो सकता है वो धब्बा छोड़ गया हो, ठीक है। तो वो आप एक बार दिखवा लीजिएगा। कान के पर्दे में सफेद धब्बा दिखता है कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो है कान के पर्दे में सफेद धब्बा दिखता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ एसएससी जीडी वाले बच्चों को कि हल्का फुल्का अगर कहीं पे पैच है, डॉट जैसा है, थोड़ा बहुत है, तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको मेडिकल का पॉइंट नहीं मिलेगा जब तक वो आपके कान के पर्दे में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आधे में भी है तो भी पॉइंट मिलेगा। ये तो पूरे कान का पर्दा जो है वो स्क्लेरोसिस पैच है। बट अगर हल्का फुल्का कहीं भी किसी कोने पे हल्का फुल्का है कहीं कोने में तो घबराइएगा नहीं। बट अगर आधा भी है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो आप जो है अपने कान को देखवा लीजिएगा। इसकी दवाइयां जो है वो स्टार्ट कराइएगा, वरना ये ऑपरेशन से ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस चीज को आप जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। टीएम स्क्लेरोसिस पैच में क्या होता है, कान के पर्दे में सफेद धब्बा आप लोगों को होता है, और वो किसी भी वजह से हो सकता है। आपका पहले कान का पर्दा बहता हो, ठीक है, या कान में कभी चोट लगी हो, कैल्शियम डिपोजिशन, या बचपन से भी आपको हो सकता है। तो आप जो है मैंने आपको बताया कि अगर आपका कान का पर्दा कभी बहता था, दवाइयों से ठीक हो चुका है, दिखवाइएगा। हो सकता है या तो परफोरेशन हो गया हो, या हो सकता है कि सफेद धब्बा रह गया हो, या हो सकता है बिल्कुल ठीक हो गया हो। बट श्योरिटी के लिए आपको क्या करवाना है, अपना कान का पर्दा जो है वो चेक करवाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अनहेल्थी टीएम। अनहेल्थी टीएम में कान में कुछ भी हो सकता है। आपके कान में बहुत ज्यादा मैल है, अनहेल्थी टीएम वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। कान के पर्दे में कान दिख ही नहीं रहा है आपका, तो वो इम्पैक्ट वैक्स का देते हैं वैसे तो। पर कान के पर्दे पर मैल चिपका हुआ है, पर्दा पीछे की तरफ चिपका हुआ है, या बहुत ज्यादा पीलापन है, दवाई डालते हैं आप, दवाई जो है वो क्या हो गई कि जम गई है कान के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपका कान का पर्दा जो है वो अनहेल्दी टीएम मिल सकता है। जैसे इस तरीके से अगर आपके कान में गंदगी है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रखा है कुछ भी, तो अनहेल्दी टीएम का वो आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो ये भी आप अपना कान अच्छे से साफ कराकर जो है जाइएगा। कान पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक कराइएगा। कान का पर्दा पतला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हल्का फुल्का कहीं पे स्क्लेरोसिस पैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है वाली है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। उसके बाद जो दिक्कत आती है हमें मेन गले में। गले में क्या हो सकता है, हमें टॉन्सिल्स हो सकते हैं, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस जिसे बोलते हैं, ये वाला पॉइंट आपको हो सकता है टॉन्सिलाइटिस का। तो इसमें टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि हमें कभी कभी टॉन्सिल स्टोन्स भी बन जाते हैं, सफेद सफेद मुंह से निकलने लगता है खांसने में, और उसमें कफ जो है वो एक अलग चीज है, गांठ टाइप की हल्की हल्की सी निकलती है, तो आपको टॉन्सिल्स हो सकते हैं। ये टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर होते हैं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मोस्टली सर्दियों में ये हमें हो जाता है, और क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन आने वाला है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये भी जो है एक बार नाक कान गले के डॉक्टर से ये दिखवा लें कि अगर टॉन्सिल की शिकायत है तो गरारे अपने स्टार्ट कर दें गर्म पानी में नमक डालकर। बाकी डॉक्टर से दवाई वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह से इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की अगर टॉन्सिल्स की शिकायत है तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब दूसरा आती है कि और क्या क्या प्रॉब्लम सर हमें आ सकती है। जैसे हमारे जो भाई वगैरह जो रेसलिंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है, कुश्ती वगैरह जो लड़ते हैं, उनके कान टूट जाते हैं,
ठीक है। तो वो ईयर डिफॉर्मिटी में वो दे सकता है, हमारा पिन्ना जो है कान का ये जो शेप होता है ये डिफॉर्म हो गया तो भी हो सकता है। या कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे को कान का पर्दा पहले मतलब बचपन से ही एक छोटा एक बड़ा कान है, कान में एक जो है एसिमेट्रिक ईयर बोल जो है इसे बोला जाता है कि कान जो है बचपन से एक कान बिल्कुल नॉर्मल शेप में पर एक कान थोड़ा सा छोटा रह गया। तो एसिमेट्रिक जो ईयर्स होते हैं इसमें भी आपको पॉइंट मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ये आपको टाइम रहते ठीक करा लेना चाहिए था, बट अगर अभी किसी बच्चे का होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके साथ। तो अभी जिन बच्चों का टाइम है अभी मेडिकल आने में, करीब 15-20 दिन का समय हमारे पास है, तो जितना जल्दी हो सके ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई थी ईएनटी से रिलेटेड, इन सबको जाकर आपको ईएनटी डॉक्टर से मिलना है अपने आसपास। ये सारी चीजें उन्हें दिखा सकते हैं आप। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसे आप क्लियर करा लें। इसके अलावा नॉर्मली आपको किसी भी चीज में कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है ईएनटी में। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने मेडिकल के लिए जाइएगा। अगर कोई पॉइंट मुझसे बाई चांस गलती से छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको बता दूंगा या उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं 99% चीजों को कवर कर चुका हूँ। मोस्टली यही जो है नॉर्मली देखने को मिलती है ईएनटी में जो शिकायतें हैं, ठीक है। तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो नाक कंगले के डॉक्टर से आप जाकर मिलें। नेक्स्ट वीडियो मेरे भाइयों बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा, जो बनाएंगे गायनेकोमेस्टिया के ऊपर, कैरी एंगल और गायनेकोमेस्टिया के ऊपर। ये अगली वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, ठीक है। आपका कोई भी दोस्त है जिसको आपको लगता है कि उससे कान के रिलेटेड प्रॉब्लम थी या कभी चोट लगी थी या कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके की है और वो अपना सारी चीजें क्लियर करके बैठा हुआ है, तो आप ये वीडियो भी उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाइयों। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज में बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि मुझे लैंग्वेज और इजी करना चाहिए या मुझे कोई और अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझाना चाहिए या आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज करके आप मुझे कमेंट में जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम बनाएंगे गायनेकोमेस्टिया और हाथ के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाइयों।